देवकीनंदन खत्री की चंद्रकांता की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां हर कदम पर तिलिस्म है, हर मोड़ पर अय्यारी और हर साए में एक गहरा रहस्य, एक ऐसी कहानी जिसने पीढ़ियों को अपनी जादुई दुनिया में बांधे रखा। आज हम उसी कहानी के अगले पड़ाव पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं, चंद्रकांता संतति। लेकिन ये सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाना नहीं है, ये तो खेल के नियमों को ही बदल देना है। बिल्कुल। हम एक नई पीढ़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन मामला सिर्फ नए चेहरों का नहीं है। हमारे पास जो स्रोत हैं, यानी चंद्रकांता संतति के शुरुआती अंश, वो एक बहुत बड़ा इशारा करते हैं। किस तरह का इशारा? कि पुरानी कहानी जहां मतलब इंसान की बुद्धि, चालाकी और बहादुरी की सीमाओं में लड़ी गई थी, हाँ। वहीं ये नई कहानी उस सीमा को तोड़कर अलौकिक और जादुई शक्तियों के मैदान में उतर जाती है। तो मतलब ये कि दांव पर अब सिर्फ राजपाट या प्रेम नहीं, बल्कि कुछ ज्यादा बड़ा लगा है। बहुत ज्यादा बड़ा। आज की हमारी ये चर्चा इसी पर है, कैसे एक अपहरण की घटना एक बहुत पुरानी दुश्मनी को जिंदा करती है और साथ ही एक ऐसे अनदेखे तिलिस्म का दरवाजा खोल देती है जो शायद अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है। हमारा मकसद यही समझना है कि अय्यारी से तिलिस्मी अय्यारी का सफर कहानी को कैसे बदलता है। अच्छा। ये सिर्फ बदला लेने की कहानी नहीं है, बल्कि एक छिपे हुए रहस्य की चाबी ढूंढने की दास्तान है। तो चलिए शुरू करते हैं इस नई पीढ़ी से। वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता की बेटियां, आखिर ये हैं कैसी? क्या उनमें भी वही आग और वही हुनर है जिसने पिछली पीढ़ी की कहानी को इतना यादगार बना दिया था? कहानी की शुरुआत ही इन्हीं से होती है। वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता की दो जुड़वा बेटियां हैं, लाडली कुमारी और चपला कुमारी। और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये सिर्फ नाजुक राजकुमारियां नहीं हैं। अच्छा। हाँ, वो बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो शरारती और जिंदा दिल हैं। और सबसे अहम बात, क्या? अय्यारी का हुनर उन्हें विरासत में मिला है, वो इसमें माहिर है। और ये बहुत दिलचस्प है कि लेखक कहानी की शुरुआत एक मेले से करते हैं। एक तरफ जश्न का माहौल, जिंदगी की चहल पहल, और उसी के नीचे एक गहरे षड्यंत्र की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, ये हमें पहली ही झलक में बता देता है कि इस दुनिया में कुछ भी वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिखता है। दोनों बहनें इसी मेले में घूमने जाती हैं। माहौल बिल्कुल सामान्य और खुशनुमा है। ऐसा लगता है मानो मानो नौगढ़ की पुरानी सारी बलाएं टल चुकी हैं। ये शांति असल में एक भ्रम है। ये वो ठहराव है जो अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले आता है। क्योंकि उस जश्न और भीड़ के बीच जहां कोई किसी खतरे की उम्मीद भी नहीं कर सकता, वहीं कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो नौगढ़ की नींव हिला देता है। हाँ। अचानक उस भीड़ में एक नकाबपोश अय्यार आता है। कोई उसे पहचानता नहीं, कोई उसके इरादे नहीं समझ पाता। फुर्ती और चालाकी से दोनों राजकुमारियों को बेहोश करता है और उन्हें अगवा करके पलक झपकते ही गायब हो जाता है। ये घटना सिर्फ एक अपहरण नहीं है, ये नौगढ़ के दिल पर हमला है। राजा वीरेंद्र सिंह के सम्मान पर सीधी चोट है। बिल्कुल। इस एक हरकत से जश्न का माहौल मातम और खौफ में बदल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि पुरानी पीढ़ी जो अब राजकाज की जिम्मेदारियों में व्यस्त थी, वो एक बार फिर मैदान में उतरने को मजबूर हो जाती है। वीरेंद्र सिंह, चंद्रकांता और उनके सबसे भरोसेमंद साथी महान अय्यार इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह, सब अपनी बेटियों को बचाने के लिए कमर कस लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इतने सालों की शांति के बाद अचानक ये नया दुश्मन कौन पैदा हो गया? इसके पीछे कौन है? यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये दुश्मन नया नहीं है, बल्कि पुरानी दुश्मनी की राख से उठी एक नई और ज्यादा खतरनाक चिंगारी है। अच्छा। ये बदला लेने की एक बहुत पुरानी प्यास है। याद है चंद्रकांता का पुराना दुश्मन राजा शिवदत्त? हाँ हाँ बिल्कुल, उनकी दुश्मनी तो पूरी कहानी की बुनियाद थी। तो ये अपहरण उसी की विरासत है। इसका मास्टरमाइंड है राजा शिवदत्त का बेटा कुंवर प्रताप सिंह, जो अब एक नए और ज्यादा खौफनाक नाम से जाना जाता है, भैरव सिंह। और उसका मकसद शीशे की तरह साफ है, अपने पिता की हार और अपमान का बदला लेना। तो अगर ये सिर्फ भैरव सिंह का बदला है तो कहानी सीधी लगती, पिता की हार का बदला बेटा ले रहा है। लेकिन मुझे शक है कि मामला इतना सरल होगा। क्या वो अकेला काम कर रहा है या उसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो उसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है? आपका शक बिल्कुल सही है। भैरव सिंह सिर्फ एक चेहरा है, एक मोहरा है। अच्छा। असली ताकत उसके साथ खड़े दो नए किरदारों में है,
जो इस कहानी में खतरे के मायने ही बदल देते हैं। कौन है वो? पहला है पंडित बद्रीनाथ। स्रोत उसे सिर्फ एक अय्यार नहीं कहते, उसे एक तिलिस्मी अय्यार का दर्जा दिया गया है। तिलिस्मी अय्यार। और दूसरा है उसका शागिर्द नागराज, जिसे सांपों का मालिक कहा गया है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उनकी शक्तियों का परिचय लग रहे हैं। बिल्कुल। तिलिस्मी अय्यार, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब तक हम अय्यारी को बुद्धि, चालाकी और भेस बदलने की कला के तौर पर जानते थे। तो एक साधारण अय्यार और एक तिलिस्मी अय्यार में बुनियादी फर्क क्या है? फर्क बहुत बड़ा है और यही इस कहानी का केंद्रीय बदलाव है। देखिए, एक साधारण अय्यार जैसे तेज सिंह या इंद्रजीत सिंह अपनी बुद्धि, फुर्ती और भेस बदलने की कला का इस्तेमाल करता है। सही। वो असल दुनिया के नियमों के अंदर रहकर काम करता है। लेकिन तिलिस्मी अय्यार वो इन नियमों से परे है। मतलब ये लड़ाई अब सिर्फ इंसान बनाम इंसान नहीं रही। बिल्कुल। पहली चंद्रकांता में लड़ाई बुद्धि और रणनीति की थी, जो इंसानी दायरे में थी। लेकिन तिलिस्मी अय्यारी का आना ये बताता है कि अब लड़ाई अलौकिक शक्तियों से होगी। अच्छा। वो सिर्फ भेस नहीं बदलता, वो भ्रम पैदा कर सकता है। वो सिर्फ छुपता नहीं, वो मायावी किले बना सकता है जिसकी दीवारें अपनी मर्जी से घूमती हों। तो इसकी ताकत सिर्फ चालाकी नहीं बल्कि जादू है। हाँ, जादू। लेखक यहाँ साफ संकेत दे रहे हैं कि दांव पर अब पहले से कहीं ज्यादा कुछ लगा है। और इसका सबूत हमें फौरन मिलता है जब हमें पता चलता है कि लाडली और चपला को कैद कहाँ किया गया है। वो कोई आम तहखाना नहीं है, उन्हें एक तिलिस्मी किले में रखा गया है, जिसे पंडित बद्रीनाथ ने अपनी शक्तियों से बनाया है। एक ऐसा किला जो भौतिकी के नियमों को नहीं मानता। हाँ, स्रोत बताते हैं कि इस किले की सबसे अनोखी और डरावनी बात यह है कि इसकी दीवारें अपने आप घूमती हैं। बिल्कुल, ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई भूल भुलैया है। सोचकर ही अजीब लगता है। आप एक गलियारे में चलते हैं और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो गलियारा वहां होता ही नहीं। हर रास्ता एक धोखा है, हर दरवाजा एक फंदा। ये सिर्फ एक जेल नहीं, ये दिमाग को तोड़ने वाला, हौसले को पस्त करने वाला एक माया जाल है। इसे तोड़ने के लिए सिर्फ बहादुरी और तलवारबाजी काफी नहीं है। और शायद इसी नामुमकिन सी चुनौती का जवाब देने के लिए कहानी में एक नए किरदार का आना जरूरी था। कोई जो इस तिलिस्मी दुनिया के नियमों को समझता हो या समझने की क्षमता रखता हो। कमला कुमारी। हाँ। स्रोत उसका परिचय देते हुए बताते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि पुरानी कहानी के महान अय्यार तेज सिंह की बेटी है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प संकेत दिया गया है। स्रोत में साफ लिखा है कि कमला कुमारी आगे चलकर इस पूरी सीरीज की सबसे बड़ी और सबसे काबिल अय्यारिन बनेगी। ये महज एक जानकारी नहीं है, ये लेखक की तरफ से एक वादा है, एक भविष्यवाणी है। अच्छा। यह हमें बताता है कि कहानी में अब विरासत की एक नई परत जुड़ गई है। एक तरफ भैरव सिंह अपने पिता की नफरत की विरासत को आगे बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ कमला अपने पिता के हुनर और धर्म की विरासत को। बिल्कुल। उसका इस मुश्किल घड़ी में सामने आना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि जब खतरा तिलिस्मी हो तो उससे लड़ने के लिए नए और शायद ज्यादा काबिल अय्यारों की जरूरत पड़ेगी। तो अब हमारे पास एक तरफ तिलिस्मी किला है जो दिमाग से खेलता है, दूसरी तरफ दो खतरनाक नए विलन्स हैं जिनमें से एक जादूगर है। और इनके बीच एक नई उम्मीद की किरण, कमला कुमारी, जो खुद एक बड़ी पहेली है। कहानी का ये हिस्सा आखिरकार एक टकराव पर पहुंचता है। हाँ, इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह, जो अपनी सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं, आखिरकार उस तिलिस्मी किले का तोड़ ढूंढ निकालते हैं। कैसे? वो अपनी बुद्धि और बहादुरी से उस मायाजाल को भेदते हैं और एक जबरदस्त लड़ाई के बाद दोनों राजकुमारियों को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। हाँ। और उस लड़ाई में मुख्य विलन भैरव सिंह, जो अपने पिता का बदला लेने आया था, मारा जाता है। पहली नजर में लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, दुश्मन खत्म, राजकुमारियां सुरक्षित, नौगढ़ की जीत। एक सुखद अंत। पर क्या ये सच में अंत है? यही तो बात है। ये जीत एक छलावे जैसी है। मतलब? अगर हम थोड़ा रुककर सोचें तो ये एक बहुत अधूरी जीत है। हाँ, भैरव सिंह मारा गया, लेकिन वो तो सिर्फ एक प्यादा था। बदले की आग में जलता हुआ एक चेहरा। बिल्कुल। असली साजिश रचने वाले, इस पूरे खेल के असली मास्टरमाइंड अभी भी आजाद है। पंडित बद्रीनाथ और उसका शागिर्द नागराज। सही। वो दोनों पकड़ में नहीं आते, वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि असली खतरा टला नहीं है। नहीं, बल्कि अब वो और भी ज्यादा केंद्रित हो गया है। वो दिमाग जिसने वो तिलिस्मी किला बनाया था,
वो ताकत जो मायाजाल रच सकती है वो अभी भी बाहर है। और अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक है। हाँ, क्योंकि अब उसे भैरव सिंह जैसे किसी मोहरे की भी जरूरत नहीं। ये जीत तो एक भ्रम की तरह है जिसने असली दुश्मन को अंधेरे में छिपने का एक और मौका दे दिया है। बिल्कुल। और इस अधूरे अंत को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाने के लिए वो भागने से पहले पीछे एक सुराख छोड़ जाते हैं। एक ऐसी चीज जो इस पूरी कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल देती है। उन्हें पीछे एक किताब मिलती है। तिलिस्मी किताबे रहस्य। हाँ, ये किताब इस पहले खंड का सबसे बड़ा क्लिफहैंगर है। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक दरवाजा है जो एक कहीं ज्यादा बड़े, ज्यादा पुराने और गहरे रहस्य की ओर खुलता है। और उस किताब के पन्नों पर क्या लिखा है? कोई खजाना नहीं, कोई गुप्त रास्ता नहीं। तो फिर क्या? उसमें एक बहुत बड़े, विशाल और रहस्यमयी तिलिस्म का जिक्र है जिसका नाम है तिलिस्म ए महरूख। तिलिस्म ए महरूख। हाँ, ये नाम पहली बार सामने आता है। और इसके साथ ही ये कहानी एक छोटे से अपहरण और बदले की कहानी से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। अब अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। लाडली और चपला का अपहरण और भैरव सिंह की बदले की लड़ाई, ये सब कुछ असल कहानी की सिर्फ एक भूमिका थी, एक प्रस्तावना। हाँ। असल कहानी तो अब शुरू होनी है और उस कहानी का नाम है तिलिस्म ए महरूख। और वो किताब एक नक्शा है, एक पहेली है जो एक नए और शायद अब तक के सबसे बड़े एडवेंचर की तरफ इशारा कर रही है। तो ये अपहरण एक चिंगारी थी, लेकिन असली आग तो अब लगनी बाकी है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने चंद्रकांता की नई पीढ़ी से मुलाकात की जो शरारती होने के साथ साथ हुनरमंद भी है। हमने देखा कि कैसे राजा शिवदत्त की पुरानी दुश्मनी उसके बेटे भैरव सिंह के रूप में लौटी, लेकिन उसके पीछे कहीं बड़ी और अलौकिक ताकतें थीं। और सबसे जरूरी बात हमने ये जाना कि कैसे एक अपहरण की ये घटना महज एक शुरुआत थी जो एक बहुत बड़े और गहरे तिलिस्मी रहस्य, तिलिस्मे महरुख का दरवाजा खोल देती है। मुख्य बात यही है कि खतरा टला नहीं है, बल्कि उसने अपना रूप बदल लिया है और शायद अब वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और रहस्यमयी होकर सामने आने वाला है। भैरव सिंह का मारा जाना अंत नहीं, बल्कि एक नई और ज्यादा जटिल शुरुआत है जिसका असली मकसद अभी तक पर्दे के पीछे है। बिल्कुल। और अब जब हम इस कहानी के अगले मोड़ पर खड़े हैं उस रहस्यमयी किताब के साथ, तो एक सवाल जहन में अटक जाता है। हाँ, और वो सवाल ही इस पूरी कहानी की आत्मा को परिभाषित करता है। क्या? तिलिस्मे महरूख का जिक्र एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या भैरव सिंह का असली मकसद सिर्फ अपने पिता की हार का बदला लेना था, या फिर ये पूरा अपहरण, ये तिलिस्मी किला, ये सारी लड़ाई महज एक बहुत बड़ी और सोची समझी चाल थी? एक चाबी थी जिसे किसी बहुत पुराने, बहुत शक्तिशाली और गहरी दफन रहस्य के दरवाजे को खोलने के लिए ही डिजाइन किया गया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भैरव सिंह खुद भी ये नहीं जानता था कि वो किसी और के बहुत बड़े खेल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है?